आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम का सदिश रूप। जैसा कि जॉर्ज साइमन ओम द्वारा बताया गया था सन 1828 में कि यदि किसी चालक के सिरों पर हम विभवांतर आरोपित करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उस चालक के अंदर एक करंट फ्लो होने लगता है और ये जो करंट होता है ये इस आरोपित विभवांतर ऑपरेटेड पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हमने सॉल्व किया था और यहाँ से हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया था और इस कांस्टेंट को हमने कहा था आर। ये आर जो है इस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। और यहाँ प्रयोग के दौरान चालक की जो भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, उसका दाब और जो है उसके क्षेत्रफल आदि में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं होना चाहिए तो ही ओम का नियम लागू होगा, अन्यथा ओम का नियम लागू नहीं होगा। आज हम थोड़ा आगे बढ़कर इस ओम के नियम के सदिश रूप की बात करते हैं। इसे ओम के नियम का सूक्ष्म रूप भी कहा जाता है। कई बार इसे ओम के नियम का सूक्ष्म रूप भी कहा जाता है। तो ओम के नियम का ये सूक्ष्म रूप भी इसको कई बार हम कह देते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर हम कहें तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की हम बात करें तो ये कंडक्टर जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर का इसका दूसरा एज है। इस कंडक्टर पर हमने क्या किया हुआ है, कोई पोटेंशियल को अप्लाई किया हुआ है। ये कंडक्टर का दूसरा साइड है और इस कंडक्टर पर हमने क्या कर दिया, किसी पोटेंशियल को अप्लाई कर दिया। तो जैसे हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, ये प्लस लगा दिया है, यहाँ लगा दिया है माइनस। बैटरी में यहाँ पर अटैच नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्सटर्नल पोटेंशियल हमने अप्लाई किया हुआ तो उसी से प्लस और माइनस आपका यहाँ पर आएगा। तो अब क्या होगा, इस चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये मूवमेंट करना चालू कर देते हैं। मान लेते हैं इस चालक का जो लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया जो ये A है। ये चालक जिस पदार्थ का बना है उसकी हम रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता, या इसको बोलते हैं अपन विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो रो होता है। तो ये हम मान के चलते हैं। आगे है तो जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ I इजिकल टू हम जानते हैं NEA/BD होता है। हमने ये रिलेशन पहले निकाल रखा है। सबसे पहला रिलेशन जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला जनरेट किया था और ये फॉर्मूला था BD इजिकल टू EV टो और डिवाइड बाय ML। जैसे कि यहाँ E की जगह -E था, बट माइनस साइन यहाँ पर सिर्फ जो है चार्ज के बारे में शो करता है और ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल चलते हैं करंट के अपोजिट। तो ये चीज़ें तो हमने साइन को फिलहाल के लिए छोड़ दिया। दूसरा फॉर्मूला जो हमारे पास था ये हो जाती है इक्वेशन फर्स्ट, और जो दूसरा फॉर्मूला हमने बनाया था वो फॉर्मूला था हमारे पास में BD इजिकल टू I अपॉन में हम जानते हैं ये होता है NEA। ये I इजिकल टू NEA/BD करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन वेग और धारा के बीच संबंध होता है। तो वहाँ से हमने जिस सेकेंड थिंग की बात की थी। तो अब क्या है, जैसे यहाँ ये दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों को बिकॉज ऑफ दोनों की लेफ्ट हैंड साइड BD की इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशंस की हम यहाँ बात करते हैं। तो दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि जो आपका E होता है और ये जो आपका V होता है और ये टो है ना, E चार्ज है, V ऑपरेटेड पोटेंशियल है, टो जो है आपका यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम या शांति काल है, अपॉन में M इलेक्ट्रॉन का मास है, द्रव्यमान है, और L कंडक्टर का लेंथ है। दैट्स इक्वल टू, ये इसके इक्वल हो जाएगा। I बहने वाला करंट है, I अपॉन में हम कह सकते हैं NEA। ये चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो रीअरेंज करने पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर
ये जो v है, इस v को तुम्हें यहीं छोड़ दो, और जो i राइट हैंड साइड में था यहाँ पर जो है v को मैंने छोड़ा है यहीं पर ही, ठीक है, और v अपॉन में l, ठीक है, या फिर हम इसको ये कहें कि भाई v मैंने यहाँ रखा है, राइट हैंड साइड में पहले हम क्वांटिटी बना लेते हैं। राइट हैंड साइड में मैं इसको i अपॉन a ही रहने देता हूँ, ये तो इस साइड रहने दिया मैंने, और इधर से एन ई है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, तो एन तो था ही से ऊपर आएगा क्रॉस में, और ऊपर ई पहले से था, एक ही और हो गया, तो एन ई स्क्वायर वी, और साथ में ये टू डिवाइड बाय हमारे पास में क्या हो जाता है, ये एम एल हो जाता है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो उसको आगे पीछे करके लिख सकता हूँ। यहाँ आई अपॉन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसको बोलते हैं अपन करंट डेंसिटी, जो करंट अपॉन में एरिया इज इक्वल टू कॉल्ड करंट डेंसिटी, मतलब धारा घनत्व। तो साथ ही साथ ये पूरी क्वांटिटी है एन ई स्क्वायर टू डिवाइड बाय एम एल, इसको साथ लिख दिया, और एल को भी चलिए यहाँ से मैं जो है हटा देता हूँ, और एल को भी लिख देता हूँ इस वी के डिनोमिनेटर में, ये चीज़ है। और हम जैसे कि जानते हैं वी अपॉन एल क्या होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ जे को मैं पहले लिख दूँ लेफ्ट हैंड साइड में, और इज इक्वल टू ये जो पूरा का पूरा है एन ई स्क्वायर टू अपॉन में एम, है ना, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सिग्मा, और v अपॉन एल क्या होती है, इसको बोलते हैं अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन, तो ये हमारे पास में चीज़ हो जाती है, और ये हो जाता है आपका ओम्स रूल का वेक्टर फॉर्म, ये ओम्स का वेक्टर फॉर्म यहाँ से मुझे मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो हमने कहा है भाई, अगर हम कहना चाहें तो v अपॉन में l अलग से कहना चाहें तो ये आपका e के इक्वल होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो j इज इक्वल टू क्या होता है आपका i अपॉन में a होता है। और मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है, माना है, क्या माना है, मैंने यहाँ माना है कि जो आपका एन ई स्क्वायर टू है, एन ई स्क्वायर टू डिवाइड बाय एम, ये पूरा का पूरा मैंने कहा है सिग्मा, और सिग्मा क्या कहलाती है, सिग्मा जो पदार्थ हमने लिया है उस पदार्थ की क्या कहलाती है, चालकता कहलाती है। और बिकॉज ऑफ जो चालकता होती है वो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो इसकी प्रतिरोधकता होगी, स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस होगा इसका, या विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा, ये प्रतिरोधकता होगा, और प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में ये बन जाएगा सिग्मा। ठीक, तो ये चीज़ें हम यहाँ से इसको बनाते हुए चलते, तो प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। अब हम यहाँ पर इस सिग्मा की अगर वैल्यू रखें तो सिग्मा डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा का वैल्यू तो 1 अपॉन सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, वो बन जाएगा एम अपॉन में एम ई स्क्वायर, और ये यहाँ पर आपका टो कहलाता है। ठीक है, तो चालकता और प्रतिरोधकता ये यहाँ पर, अब यहाँ पर आप कहें तो एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो है प्रतिरोधकता जो डिपेंड करती है सीधा सीधा है 1 अपॉन में एन। अभी 1 अपॉन एन, एन क्या है, एन के लिए हम यहाँ कह सकते हैं कि ये कहलाती है पदार्थ की प्रकृति या प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और या हम स्पेशली कह सकते हैं कि पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मटेरियल, तो ये आपकी जो है यहाँ पदार्थ की प्रकृति कहलाती है, पदार्थ की प्रकृति पर ये डिपेंड करता है। पहली डिपेंडेंचर हमने ये कही कि पदार्थ की जो प्रकृति है, पदार्थ की जो नेचर है, उस पदार्थ के नेचर पर ये क्या करता है आपका डिपेंड करता है, कौन, रो जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर ये डिपेंड करता है। ये पहली डिपेंडेंचर की हमने बात कर ली है, ठीक है। दूसरी डिपेंडेंचर की अगर बात करते हैं, दूसरा डिपेंडेंचर हमारे पास में है, तो दूसरा डिपेंडेंचर है कि जो आपका ये रो होता है, ये होता है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में टो। अब ये टो क्या है, टो शांति काल है, और जैसे कि हमने बात की थी कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो क्या है, शांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, इसका वैल्यू कम हो जाता है। भाई अगर तापमान बढ़ाएंगे
तो कंडक्टर के अंदर मान लीजिए कंडक्टर, जैसे ऊपर की हम बात करें, ये कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे ये। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अगर हमने पोटेंशियल लगा रखा है तो इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डी से मूव कर रहे हैं और यहाँ पर किसी एटम से कोलिजन कर रहे हैं। अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, तो ये तेज़ी से मूव करेगा। जब तेज़ी से मूव करेगा तो यहाँ इन दो टक्करों के बीच का समय ही क्या कहलाता है आपका, शांति काल, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। और जब इलेक्ट्रॉन तेज़ी से चलेगा तो टक्कर का समय घट जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टक्कर करेंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से अगर हम कहें तो जो रिलैक्सेशन टाइम होता है ये रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपका एक डिपेंडेचर होती है, दूसरी निर्भरता जो होती है, ये दूसरी निर्भरता होती है कि ये जो है ताप पर विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है निर्भर करता है, ताप पर ही निर्भर करता है, ठीक है ना। और चूंकि इस वाले फॉर्मूले में कहीं पर भी आपको एल या ए नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जो रो है ये आपका एल चालक की लंबाई पर भी निर्भर नहीं करता और जो रो है ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करता, क्योंकि रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है और ये पदार्थ का गुण होता है। विशिष्ट प्रतिरोध किसका गुण होता है, ये पदार्थ का गुण होता है, ठीक है ना, न कि उस चालक का जिस पदार्थ से चालक बना हुआ है। तो ये पदार्थ का गुण है, तो पदार्थ का गुण है, ऑब्वियस सी बात है। अरे भाई आपके पास में कोई, मैंने कह दिया कि आपको मैंने दे दिया है, ये वायर दे दिया और ये वायर मान लिया मैंने कहा कि चलो भाई ये वायर है आपका सोने का वायर है, ठीक है। और अगर मैं इसकी लंबाई बढ़ा दूँ, तो क्या चांदी का हो जाएगा, नहीं। इसके कितने भी मैं टुकड़े करूँगा ये सारे के सारे टुकड़े क्या होंगे, सोने के ही तो होंगे। इसका मतलब है कि ये पदार्थ है, मटेरियल है, तो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है और चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है ओम के नियम के सदिश रूप की बात करते हैं और ओम के नियम के सदिश रूप की बात करने के बाद हम यहाँ पर जो इसकी डिपेंडेचर देखते हैं। अगेन वापस से हम क्या करते हैं, यहाँ इस इक्वेशन जो उसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट को मैं फिर से उठाता हूँ। देखिए अब हम ओम के नियम पर जो मैंने कहा था ना शुरू में कि भाई आपका सूक्ष्म रूप कहा था, अब हम स्थूल रूप की बात यहाँ पर करते हैं। तो जो स्थूल रूप होता है उस स्थूल रूप को भी हम यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ओम के नियम का स्थूल रूप यहाँ पर हम निकाल कर आते हैं। तो ओम के नियम का स्थूल रूप क्या बनता है, मतलब इसकी बड़ी फॉर्म, मतलब जो हमने V बराबर IR कहा था उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ओम के नियम का स्थूल रूप, तो सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन फर्स्ट में है ना, हम क्या करते हैं कि V को तो छोड़ दूंगे यहीं पर ही और बाकी सारी क्वांटिटीज़ को उठा के राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करता हूँ। I को मैंने इधर अलग निकाल दिया क्योंकि I की मुझे ज़रूरत है। अब जो कुछ बच रहा है, जैसे यहाँ पर बच रहा है M L डिवाइड बाय N E स्क्वेयर टो, और साथ में क्या है ये L ML ऊपर गया, N E स्क्वेयर टो और यहाँ से नीचे की तरफ चल रहा है A। ये पूरा का पूरा मैंने इस पर लिख दिया और इसी को नाम दे दिया मैंने R, तो आर आई। तो ये V इजिकल टू क्या हो जाता है आपका आर आई। ये ओम के नियम का जो है अगला रूप हो जाता है और ओम के नियम का ये स्थूल रूप हो जाता है। अगर हम आगे बात करें यहाँ तो हमारे पास में जैसे कि मैंने कहा है जहाँ जो R है वेयर कैपिटल R इज इक्वल टू, ये बन जाता है M L अपॉन में N A E स्क्वेयर और ये हो जाता है आपका टो बन जाता है। तो लेकिन हमने अभी अभी यहाँ कहा था, ऊपर की तरफ क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो रो होता है आपका क्या होता है, एम अपॉन में एन ई स्क्वेयर टो होता है। तो एम अपॉन में एन ई स्क्वेयर टो इस पूरे की जगह में रख देता हूँ कितना, रो। तो ये बन जाता है रो एल और डिवाइड बाय ए की चीज़ बचती है यहाँ पर, ये ए बचती है। इस तरह से रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में आपका ये रिलेशन निकल के भी आता है। इस रिलेशन को भी हमें याद रखना है क्योंकि इस पे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस रिलेशन के ऊपर। तो ये आपका जो है इतनी चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस किन किन क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, यहाँ से रेजिस्टेंस की डिपेंडेचर पर निकाल सकते हैं। मतलब प्रतिरोध R जो है ये R किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो R की हम निर्भरताओं की बात कर रहे हैं। तो R जो है यहाँ पर किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो R की
निर्भरताओं की बात करते हैं, आर किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो आर की निर्भरता देखते हैं। तो यहाँ से हम कहें कि आर जो है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, ठीक है ना। पहला कि अगर चालक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर लंबाई को मैं 2L करूँगा तो यहाँ से जो आपका प्रतिरोध भी क्या बन जाएगा, डबल हो जाएगा, 2R हो जाएगा। और लंबाई को अगर मैं हाफ करूँगा तो यहाँ पर जो है आपका प्रतिरोध होगा ये भी हाफ हो जाएगा। लेकिन दोनों कंडीशन में जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो सेम रहेगा, उसमें किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड थिंग की अगर बात करें अपन, तो सेकेंड थिंग में हमारे पास में है कि ए पर निर्भरता। तो आर जो होता है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1 में ए होता है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पर कम हो जाता है। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, सपोज करो मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर बढ़ा दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा के मैंने 2A कर दिया, तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा आपका, R/2 हो जाएगा, रेजिस्टेंस जस्ट हाफ हो जाएगा। तो इस पर डिपेंडेंचर करता है। साथ ही साथ ऊपर वाले फॉर्मूले में ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन 2 को अगर हम देखते हैं तो इस इक्वेशन 2 में कुछ चीज़ें हमें और दिखाई दे रही हैं साथ साथ में, कि R जो है m तो कांस्टेंट है आपका, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n। मतलब जिस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रहा था, वैसे ही यहाँ पर जो है प्रतिरोध भी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। n क्या है, प्रति एकांक आयतन उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या। अगर n का मान ज़्यादा है, मतलब प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉन संख्या ज़्यादा है, जैसे चांदी, सिल्वर में प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉन संख्या पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में जो चांदी होती है, जो सिल्वर होती है, उसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। लेकिन अगर हम बात करें आयरन की, आयरन के लिए n का वैल्यू कम होता है, तो आयरन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये पदार्थ की प्रकृति पर भी ये निर्भर करता है। चौथे की अगर हम बात करें यहाँ से, तो चौथे में हम कह रहे हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2। वही चीज़ हो रही है यहाँ पर कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टो का वैल्यू घटेगा, इसका मतलब R बढ़ेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध के बढ़ने पर, जो ताप के बढ़ने पर जो प्रतिरोध होता है वो भी बढ़ता है, और यहाँ हमने कहा था कि ताप के बढ़ने पर जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये भी बढ़ता है। दोनों चीज़ें यहाँ पर ताप पर डिपेंड करती है, और ताप के बढ़ने के साथ साथ इनमें यहाँ पर ये कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ आगे चलें, आगे चल कर के हम कुछ और स्पेशल यहाँ पर चीज़ों की बात कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ कहें कि अगर हम यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को अगर हम चेंजेस करें, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर रेजिस्टेंस में अगर हम चेंजेस कुछ करते हैं, अब रेजिस्टेंस में हम किस प्रकार से चेंजेस करें, रेजिस्टेंस में हम अगर चेंजेस करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पर किसी भी वायर को एन टाइम स्ट्रेच किया जाए, मतलब स्पेशल कंडीशंस यहाँ पर लगती हैं। नोट, ये आपको यहाँ पर डायरेक्ट कुछ चीज़ें याद रखने की है, उसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसको हालांकि हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, इसका सॉल्व भी कर सकते हैं, बट आपको यहाँ डायरेक्ट इसको याद रखना है, ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यदि हम वायर को स्ट्रेच करें एन टाइम तक, मतलब मान लेते हैं किसी वायर का इनिशियल स्ट्रेंथ एल है, तो ऑब्वियस सी बात है जब इनिशियल लेंथ इसका एल है, तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, ऐसी कंडीशन में ये होगा कि हम जानते हैं कि R इजिकल टू जो होता है ये होता है रो एल अपॉन में ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, विशिष्ट प्रतिरोध है, तो ये हो जाएगा। अब अगर हम इस एल बढ़ा के एल डैश कर दे, एल डैश का वैल्यू कितना देना है मुझे, एन मल्टीपल करना है, मतलब एल को मुझे एन गुना बढ़ा देना है। और बढ़ाना कैसे है, बढ़ाना आपको मटेरियल को रिप्लेस नहीं करना है, आपको उसी वायर को क्या करना है, स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करना है मतलब उसी वायर को आपको यहाँ पर खींचना है। जब आप उसी वायर को खींच करके इसकी लेंथ को जो है बढ़ा देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, हमारे पास नया रेजिस्टेंस आएगा। तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, आर डैश इजिकल टू ये बन जाएगा रो एल डैश, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया आपका ए डैश हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये तार जैसे आपका पहले था, ये तार कुछ इस प्रकार से बना हुआ था पहले,
और हमने इसी वायर को खींचा है तो ऑब्वियस सी बात इसकी लेंथ बढ़ाएगी, तो लेंथ जब बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया या इसकी मोटाई में क्या होगा, थोड़ा स्लाइटली चेंज होगा, थोड़ा तार पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बन जाता है। अब हम यहाँ जो है R इजिकल टू ये इजिकल टू ये दोनों कंडीशन में जैसे हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कि चाहे आप पहले वायर की बात कर लें या दूसरे वायर की बात कर लें, एक क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, वो होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, पहले वायर का वॉल्यूम क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और लंबाई L है, तो वॉल्यूम A इंटू L नहीं होता है क्या, अरे 3 दूरियों का गुणनफल वॉल्यूम आयतन बनता है। और दूसरे का जो बन जाएगा वो बन जाएगा A डैश L डैश, यही तो रह जाएगा। यहाँ से हम इस A डैश की वैल्यू निकाल लें, A डैश इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका AL और अपॉन में कितना बन जाएगा, ये L डैश हो जाएगा। इस वैल्यू को उठा करके हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो R डैश रहेगा ये रहेगा रो, और L डैश तो L डैश है, इसे बाद में हम इसकी वैल्यू रखेंगे। A डैश की जगह A डैश का वैल्यू तो A डैश का वैल्यू निकाला, हाँ AL और अपॉन में ये बन जाता है आपका L डैश, ये रहेगा। अभी जो L डैश रहेगा ये L डैश आपका ऊपर पहुंच जाएगा, L डैश जो है इसको हम उठा के ऊपर ले जाते हैं, यहाँ से जो R डैश होगा, R डैश इजिकल टू क्या बनेगा, ये बन जाएगा रो L डैश का स्क्वायर यही रहेगा और डिवाइड बाय क्या बनेगा आपका, यहाँ से जो है ये AL बन जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट। अब हम इस L डैश की वैल्यू रख दें। L डैश का वैल्यू क्या है आपका, L डैश को जैसे मैंने कहा था कि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये वाला वैल्यू रहा कि n मल्टीप्लाई कर रहे हैं NL इसका वैल्यू, तो रो की जगह तो आपका रो रहने वाला है, L डैश की जगह हम रख देंगे क्या NL, तो इसका स्क्वायर है मतलब n स्क्वायर और ये बन जाएगा L स्क्वायर डिवाइड बाय रहेगा आपका AL, और एक L से ये एक L कट जाएगा, ये R डैश निकल जाएगा आपका, तो R डैश इज इक्वल टू, अब देखिए ये रहेगा n स्क्वायर तो बाहर लिख दूँ मैं, और ये रो L अपॉन में एक तो कट ही चुका है, और ये बन जाएगा आपका n स्क्वायर। मतलब ये रिजल्ट हमें आप डायरेक्ट याद रखना है कि यदि हम रेजिस्टेंस, यदि हम लेंथ को n मल्टीपल कर दें खींच कर, तो जो उसका रेजिस्टेंस होता है वो n स्क्वायर टाइम हो जाता है। सिमिलरली अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच करें, सेकेंड कंडीशन में हम ये कह सकते हैं, इसी प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, यदि हम किसी वायर को खींचें, है ना, यदि हम कोई वायर है और वायर को खींच करके जो है उसके रेडियस को 1/n टाइम घटा दें, मान लेते हैं वायर का रेडियस, इनिशियल रेडियस r है ना, और फाइनल रेडियस r डैश है, और उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, इसको इसकी इनिशियल वैल्यू का 1/n टाइम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। यहाँ हमने क्या किया, इसको रिड्यूस किया, घटाया है, और ऑब्वियस सी बात है बटे में n है तो घटाया ही है हमने इसको। तो जब रेडियस हम घटाते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है, इनिशियल रेजिस्टेंस अगर R होता है तो फाइनल रेजिस्टेंस जो होगा R डैश, ये R डैश जो होगा ये पुराने वाले रेजिस्टेंस का n⁴ टाइम बन जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि यदि हम सिमिलरली हम कह सकते हैं कि यदि हम ये कहें कि रेजिस्टेंस को, यदि प्रतिरोध को n⁴ टाइम, यदि प्रतिरोध को n⁴ टाइम घटाया जाए, हम प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, प्रतिरोध को n⁴ टाइम घटाया जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उसका जो रेडियस होता है ये रेडियस n टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज कर, उल्टा है ना। तो पहले हमने क्या किया था, जो रेडियस को जो है n टाइम घटाया था तो प्रतिरोध n⁴ टाइम बढ़ गया था। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध को n⁴ टाइम कम कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस जो हो रहा है, जो प्रतिरोध हो रहा है वो n टाइम्स क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। सिमिलरली थर्ड कंडीशन में हम ये कहें कि यदि हम चेंजेस करें, और चेंजेस क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कोई वायर है, R प्रतिरोध का वायर है, उसकी लेंथ L है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम यहाँ पर लेंथ को है, उसकी लेंथ को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, मतलब x% क्या करते हैं अपन, इसको इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो लेंथ को अगर x% इंक्रीज करते हैं तो यहाँ हम कह सकते हैं कि
कि इसका जो रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा, मतलब डेल आर का वैल्यू हम प्रूव कर सकते हैं ऊपर वाले की तरह ही। डेल आर का वैल्यू जो चेंज हो जाएगा वो 2x% से क्या बन जाएगा आपका, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू, अगर लेंथ का वैल्यू हम x% बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है ये 2x% से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे पास में यहाँ पर। साथ ही साथ जो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है आपका, है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करें, जैसे कि हम बात करें रो एलॉय की, रो क्या है आपका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से विशिष्ट प्रतिरोध है। और हम यहाँ बात करते हैं एलॉय। एलॉय मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कोई भी आपके पास में मिश्र धातु है, तो एलॉय का, मिश्र धातु का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, ये इस सेमीकंडक्टर, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर में यहाँ पर देखेंगे, तो सेमीकंडक्टर के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से क्या होता है, ज़्यादा होता है, अर्धचालक के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। और ये सबसे ज़्यादा होता है किससे, कंडक्टर से, मतलब कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो जो है यहाँ पर सबसे कम होता है, तो कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम आता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो आगे हमारे पास में अगर हम कहें, जैसे फिफ्थ पॉइंट के लिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, क्या है फिफ्थ पॉइंट ये कह सकते हैं, जो एलॉय जो होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, अल्फा होता है ना। ये आपने 11th क्लास में इसको इजीली यहाँ पर पढ़ रखा है। मतलब कि टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन में इनिशियल लेंथ, और इनटू साथ में डिवाइड में ही आता है आपका टेम्परेचर में चेंजेस आता है ना। उसको टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट को कहते हैं अपन यहाँ पर, मतलब यहाँ हम कह सकते हैं इस अल्फा को जो है ताप का जो है यहाँ पर कोफिशिएंट कह सकते हैं, ताप नियतांक बोल सकते हैं, है ना। तो अल्फा होता है, अब ये अल्फा जो है, अल्फा क्या होता है, डेल एल अपॉन में एल डेल टी होता है। और हम कहते हैं अल्फा जो होता है यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, मतलब इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, मतलब ताप के साथ प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन। तो हम कहते हैं कि जो एलॉय होती है, इस एलॉय का अल्फा ये लेस होता है किसके अल्फा से, ये जो है आपके कंडक्टर या मेटल के अल्फा से क्या होता है, ये कम होता है ना। क्योंकि एलॉय का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एलॉय के प्रतिरोध ताप गुणांक में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, मतलब ताप बढ़ने से इसके प्रतिरोध में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इसीलिए जो हम ये कहें कि भाई अगर प्रतिरोध बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, आप अगर कहें पोटेंशियोमीटर, विभवमापी, मीटर ब्रिज, मीटर सेतु, इनके जो वायर्स बनाए जाते हैं वो इस एलॉय, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटिन के ही बनाए जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, करंट फ्लो करेगा तो टेम्परेचर तो राइज करेगा, बट एलॉय का टेम्परेचर में अगर स्लाइटली चेंज करें तो रेजिस्टेंस में कोई स्पेशल फीचर देखने को नहीं मिलता, कोई भी स्पेशल चेंजेस नहीं आते हैं, है ना। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। साथ ही साथ नॉन मेटल्स का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाता है, ये हम यहाँ पर बिल्कुल पहले कह चुके हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। हम यहाँ कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगले पॉइंट में हम कह सकते हैं कि यहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ना, अल्फ़ा। अल्फ़ा किस किस के लिए, अल्फ़ा है प्रतिरोध ताप गुणांक, एक तो आता है आपका अर्धचालक सेमीकंडक्टर के लिए, अर्धचालक सेमीकंडक्टर के लिए, जो साथ ही साथ हम यहाँ पर अगर मिक्स करें तो हमारे पास में नॉन मेटल्स आता है। नॉन मेटल्स जैसे कार्बन, हम कार्बन की बात करें तो कार्बन यहाँ पर नॉन मेटल में आता है, धातु में आता है, तो कार्बन है आपका, और अर्धचालक है आपके, और साथ ही साथ जो है इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं आपके, मतलब विद्युत अपघट्य जो बनते हैं, इन विद्युत अपघट्य का, तो विद्युत अपघट्य है, ये सब चीज़ें हैं। तो इनके लिए हम यहाँ से ये कहते हैं कि
इन सब के लिए जो अल्फ़ा होता है ये हमेशा नेगेटिव होता है। ये वैल्यू आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जैसे जैसे भाई अल्फ़ा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक है। तो ताप बढ़ने से जो प्रतिरोध होता है इनका वो कम होता है, किन किन का, अर्धचालक का, कार्बन का, विद्युत अपघट्य का। इसलिए इसका प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है वो नेगेटिव लिया था, ये एग्जाम में पूछा गया है। और दूसरी चीज़ बात करें जो चालकों के लिए, तो अल्फा चालक के लिए, तो चालक के लिए अगर हम कहें तो चालक के लिए जो अल्फा का वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि ताप बढ़ने से प्रतिरोध भी उनका बढ़ जाता है। और अल्फा मोस्टली कुचालकों के लिए तो क्या होता है, इन्सुलेटर्स के लिए नेगेटिव होता है। बट हमारी जो एनसीईआरटी में इसकी वैल्यू दे रखी है, अल्फा का मान पॉजिटिव हमें दिया गया है, और ये दिया गया है कुचालकों के लिए। तो कुचालकों के लिए इन्होंने कहा है कि जो अल्फा है वो पॉजिटिव यहाँ पर कहा गया है। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।